अब देखते हैं आज का टॉपिक है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के कारण देखिए, जल प्रदूषण के कारण क्या है? सीवेज व्यवस्था, औद्योगिक कल कारखानों का कचरा, कृषि में उर्वरक व कीटनाशक का प्रयोग। जल प्रदूषण के कारणों में क्या आ जाएगा? सीवेज व्यवस्था आ जाएगा, औद्योगिक कल कारखानों का कचरा, कृषि में उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग, ये सभी आ जाएंगे। अब देखते हैं जल प्रदूषण से होने वाले रोग। देखिए मिनी माता रोग, मिनी माता रोग पारे यानी कि Hg की अधिकता के कारण क्या होता है? मिनी माता रोग होता है। इटाई कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो इटाई, इसे याद रखिएगा। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग, पारे की अधिकता से क्या होता है? मिनी माता रोग। अब देखते हैं आर्सेनिक एस है ना, तो इसका चिन्ह क्या है? एस, संकेत एस से दर्शाते हैं आर्सेनिक को। आर्सेनिक की अधिकता से क्या होता है? ब्लैक फुट रोग होता है। नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो याद रखिएगा। मरकरी पारे की अधिकता से क्या होता है? मिनी माता रोग। कैडमियम की अधिकता से इटाई, आर्सेनिक से ब्लैक फुट और नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब देखते हैं जल प्रदूषण का मापन। जल प्रदूषण का मापन बीओडी बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसका मतलब क्या है? बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका पूरा नाम है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा। बोर्ड का फुल फॉर्म होता है बीओडी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदूषण का मापन किससे किया जाता है? तो बीओडी से। अब देखिए दूषित जल द्वारा होने वाले रोग। दूषित जल से होने वाले रोग क्या क्या है? टाइफाइड, हैजा, पेचिस, कालरा, अतिसार, पोलियो, है ना। दूषित जल से होने वाले रोग क्या है? टाइफाइड है, हैजा है, पेचिस, कालरा, अतिसार, पोलियो। अब जल प्रदूषण के उपाय। जल प्रदूषण के उपाय हैं: बेहतर सीवेज व्यवस्था करनी चाहिए, जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, औद्योगिक अपशिष्ट नदियों में जाने से रोकना चाहिए। अब देखते हैं जल संरक्षण। जल संरक्षण में क्या आएगा? भूमिगत जल का विवेकपूर्ण प्रयोग, वर्षा जल का संरक्षण, वृक्षारोपण का प्रोत्साहन, जल वितरण व्यवस्था लागू करनी की चाहिए, है ना। जल व्यवस्था वितरण लागू करनी चाहिए। जल में वायरस की अधिकता को कम करने के लिए क्या है? ओजोन का प्रयोग किया जाता है। क्या है? जल में वायरस विषाणु की अधिकता को कम करने के लिए क्या करते हैं? ओजोन को क्या है? O3 से दर्शाते हैं। ओजोन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जल में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की अधिकता कम करने के लिए क्या किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। देखिए वायरस के लिए ओजोन का प्रयोग किया जाता है और बैक्टीरिया की अधिकता के कम करने के लिए क्या है? ब्लीचिंग पाउडर या KMnO4, ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। तो बैक्टीरिया की अधिकता कम करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है और वायरस की अधिकता को कम करने के लिए ओजोन का प्रयोग किया जाता है। फिटकरी का प्रयोग देखते हैं। फिटकरी एलम दिखाते हैं ना, तो इसका प्रयोग जल का गंदापन दूर करने के लिए, इसको जानते होंगे, है ना। बोर वगैरह जैसे कि गंदा पानी निकलता है तो उसमें क्या है? फिटकरी डाला जाता है। तो फिटकरी का प्रयोग क्या है? जल का गंदापन दूर करने के लिए किया जाता है। अब देखिए भीमा संघ के बारे में जानते हैं। भीमा संघ स्थापना कर्नाटक राज्य के बच्चों द्वारा, भीमा संघ की स्थापना कर्नाटक राज्य के बच्चों द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या था भीमा संघ का? जल संरक्षण को प्रोत्साहन देना। उद्देश्य क्या था? भीमा संघ का मतलब क्या था? उद्देश्य जल संरक्षण को प्रोत्साहन देना। अब देखते हैं तरुण भारत संघ, इसका स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। यह राजस्थान की संस्था है। तरुण भारत संघ क्या है? राजस्थान की संस्था है। उद्देश्य क्या था? जल संरक्षण। देखो दोनों का मतलब जल संरक्षण ही था। भीमा संघ का मतलब क्या था? जल संरक्षण को प्रोत्साहन देना। तरुण भारत संघ का जल संरक्षण। इसमें भीमा संघ में क्या था? कर्नाटक राज्य के बच्चों द्वारा किया गया था। इसमें स्थापना तरुण भारत संघ का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह राजस्थान की संस्था है। ये कहाँ की है? कर्नाटक का है। अब देखते हैं जल के प्रकार। जल दो प्रकार के, मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल यानी कि ऐसा जल जो आसानी से साबुन के साथ झाग उत्पन्न करते हैं। मृदु जल यानी कि जो आसानी से क्या है? झाग उत्पन्न करते हैं। और कठोर जल क्या है? जो आसानी से झाग नहीं देता है। जल की कठोरता ये भी दो प्रकार की होती है, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता में क्या है? उपाय सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग परम्यूटिटी विधि द्वारा, और अस्थायी कठोरता जल को उबालकर अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। अस्थायी क्या है? जल को उबालकर दूर कर सकते हैं। इसमें क्या है? स्थायी में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कर सकते हैं या फिर परम्यूटिटी विधि द्वारा अस्थायी कठोरता दूर किया जा सकता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि
के बारे में जान लेते हैं। ब्रेल लिपि के बारे में तो जाना है। ब्रेल लिपि क्या है? लुई ब्रेल जो कि फ्रांस की है ना, 1821 में क्या है आविष्कार किया गया। ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल है, जो फ्रांस के 1821 में आविष्कार किया गया। नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए शिक्षण पद्धति। ब्रेल लिपि क्या है? नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए शिक्षण पद्धति। ब्रेल लिपि हर साल कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को, है ना, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिपि की विशेषताएं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, है ना। ब्रेल लिपि में क्या है? मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदु पर आधारित है। कितने बिंदुओं पर? 6। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु पर होता है, तो 6। अब इसे कंप्यूटर द्वारा लिखा जा सकता है। अब क्या है? कंप्यूटर द्वारा लिखा जा सकता है। लुई ब्रेल की जो कहानी है उसको जान लेते हैं। एग्जाम में ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इस कहानी को याद रखिएगा। लुई ब्रेल जब 3 वर्ष के थे तब वे एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। औजार आंख में लगने से दोनों आंखें खराब हो गई, जिससे उनको क्या है? दिखना बंद हो गया। ब्रेल लिपि की रुचि पढ़ाई से अधिक थी और पढ़ने के लिए नए नए तरीके खोजते थे, तो इसी से क्या उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया 1821 में। लुई ब्रेल कहाँ के थे? फ्रांस के। और कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। विशेषताएं क्या था? ब्रेल लिपि का मोटे कागज में उभरे बिंदु होते हैं, जो बिंदु कितने हैं? 6 बिंदुओं पर आधारित होते हैं, जिन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। अब क्या है? कंप्यूटर द्वारा भी लिखा जा सकता है। अब कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका है, तो उसके द्वारा भी उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आज का टॉपिक था। थैंक यू।